Hey everyone, welcome back to another video, and today we'll be dealing with the other part of trial at warrants cases. हमने trial at warrants cases by magistrate का एक part which is trial instituted on police report, we have done it. Now we will do the second part, that is otherwise, how otherwise the trial is instituted. Let's start with it. Here we are. Cases instituted otherwise. It starts from section 267 से 271 तक रहता है. तो देखो, सबसे पहले सेक्शन देखते हैं क्या है. ठीक है, सेक्शन 267 जो कि हमारे बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है. यहाँ पे ये देखो, ठीक है, पेज नंबर 269 में दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सेक्शन 267 क्या बोलता है? एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. इसका टाइटल है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. अब देखो, हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ वारंट केसेस में केस कैसे इंस्टीट्यूट हो रहा है? अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. अदरवाइज मतलब कि मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट आ रही है. मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट आई किसकी? मैंने बताया था कि अगर वो पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा है, कोई भी केस अगर पुलिस रिपोर्ट से चालू नहीं हो रहा है, तो वो कैसे चालू होगा? रिपोर्ट, अगर कोई भी विक्टिम, कोई भी पर्सन जिसका हार्म, लॉस या इंजरी हुई है, वो रिपोर्ट कर रहा है, वो कंप्लेंट कर रहा है अपने ऊपर हुए ऑफेंस का. किसको? मैजिस्ट्रेट को. कौन कर रहा है? विक्टिम. ठीक है, तो ये रिपोर्ट जाने के बाद फर्स्ट थिंग दैट मैजिस्ट्रेट विल डू वुड स्टार्ट विद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. ठीक है, पहली चीज़ से ही जो चालू होगा वो होगा सेक्शन 267, और वो बोल रहा है कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, जिसका हमारा फर्स्ट सबसेक्शन सेज दैट व्हेन अक्यूज्ड अपीयर्स और इज brought बिफोर द मैजिस्ट्रेट शॉल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. मैंने आपको सेशंस ट्रायल में भी बताया था, वारंट केसेस के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि सबसे पहले अक्यूज्ड की, मतलब सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, नॉट द अक्यूज, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करता है, प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देता है. ठीक है, और प्रोसिक्यूशन किसकी साइड से होता है? विक्टिम की साइड से. प्रोसिक्यूशन हमेशा विक्टिम की साइड से लड़ता है केस. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई अक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट के सामने आएगा और इज़ अपीयर्ड बिफोर, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का केस सुनना चालू कर देगा, जो कि नेचुरली उसे करना भी चाहिए. ठीक है, वो जो भी एविडेंस है वो उसको लेगा. ऑब्वियसली यही होता है, सबसे पहले केस चालू हो जाता है. ठीक है, सेकेंड सबसेक्शन सेज दैट मैजिस्ट्रेट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशूज समन्स टू एनी ऑफ द विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग. ठीक है, ये हमारा सेशन ट्रायल में भी था, एंड द सेम वाज गिवन इन वारंट केसेस का प्रोसीजर ट्रायल जो था उसमें भी दिया हुआ था कि अगर प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो भी पर्सन या कोई भी थिंग या डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट करना चाहता है केस में, कोर्ट के सामने, उस केस के अंदर, तो वो उसको समन करना पड़ेगा. और उसको समन करने के लिए प्रोसिक्यूशन को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को. ठीक है, आप एप्लीकेशन दो मैजिस्ट्रेट को. क्या एप्लीकेशन होगी उसमें? वो बोलेगा कि मैजिस्ट्रेट, ऑनरेबल कोर्ट, ये पर्सन को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को समन किया जाए. तो मैजिस्ट्रेट समन इशू करेगा. समन सिर्फ मैजिस्ट्रेट इशू कर सकता है उसकी अथॉरिटी के अंदर, उसके सील के अंदर, सील ऑफ द कोर्ट के अंदर. ठीक है, प्रोसिक्यूशन सिर्फ एक एप्लीकेशन देगा मैजिस्ट्रेट को कि कोई भी पर्सन एज अ विटनेस या कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग को है कोर्ट के सामने बुलाया जाए. ठीक है, अदालत के सामने समन किया जाए. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है. तो दो सब सेक्शन है 267 के अंदर. 267 का टाइटल क्या है? एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. फर्स्ट सब सेक्शन सेज दैट मैजिस्ट्रेट शॉल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय इट. सेकंड, वो बोल रहा है मैजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन मे इशू समन्स टू एनी ऑफ द विटनेस directing them to attend or to any document, for any document or any other thing. ठीक है, now we'll go for section 268. section 268 says when accused shall be discharged. ठीक है, इसमें भी दो सब सेक्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट सब सेक्शन सेज दैट आफ्टर टेकिंग ऑल द एविडेंस अंडर सेक्शन 267, मैजिस्ट्रेट कंसिडर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड दैट no case has been made out against the accused, then magistrate shall discharge him. ठीक है, ये सेम हमारा किसमें भी है? सेशंस में भी है. ये सेम प्रोसीजर हमारा सेशंस में भी है, ये सेम प्रोसीजर हमारा
वारंट्स ट्रायल के फर्स्ट पार्ट में भी है, जिसमें केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट इट सेज, सेक्शन 268 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट अगर मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेने के बाद, प्रोसिक्यूशन के तरफ से केस सुनने के बाद, कि जो अक्यूज्ड के ऊपर चार्जेस लगे हैं, अक्यूज्ड के ऊपर जो केस बन रहा है वो ग्राउंडलेस है। ग्राउंडलेस मतलब किसी भी तरीके से वो केस, वो जो चार्ज लगे हैं उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ग्राउंडलेस मतलब कि केस कोई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, या हो सकता है कि उसको समझ आ रहा है कि अक्यूज ने वो ऑफेंस किया ही ना हो, ठीक है। तो इफ़ ही थिंग्स, अगर उसको इनिशियल स्टेजेस में ये रियलाइज़ हो रहा है किसको, मैजिस्ट्रेट को, तो मैजिस्ट्रेट रीज़न रिकॉर्ड करेगा अपने किसको डिस्चार्ज करने के लिए, अक्यूज्ड को। वो तब उस बेसिस पे अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है एंड ही मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डूइंग सो। नाउ डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है डिसमिल ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये ट्रायल के पहले होता है। ये कब होता है, जब मैजिस्ट्रेट को लगे कि द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज, लेट मी राइट इट हियर, इज ग्राउंडलेस। अगर चार्ज ग्राउंडलेस लगता है मैजिस्ट्रेट को, द मैजिस्ट्रेट सिंपली अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, ओके। दैट इज द फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ 268। सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ मैजिस्ट्रेट कंसिडर द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस इवन एट अ प्रीवियस स्टेज देन ऑल्सो ही कैन ऑल्सो डिस्चार्ज, देन नथिंग इन दिस सेक्शन शॉल प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब सेकेंड सबसेक्शन ना आपको सेशंस ट्रायल में दिखा होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन बोल रहा है, मतलब ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये सेशंस ट्रायल में नहीं थी, ना ही वारंट केसेस के इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट में थी। इसमें बोला जा रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को कोई पहले स्टेज, पहले मतलब इससे पहले होने में, या जब केस चालू या जब केस आया ही हो, तभी अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो उसका चार्ज है वो ग्राउंडलेस है, चार्ज किसका, अक्यूज्ड के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, ठीक है, दैट इज ग्राउंडलेस, तो व्हाट विल मैजिस्ट्रेट कैन डू, मैजिस्ट्रेट तब भी उसको डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। वो बस इतना बोल रहे हैं कि आपको इस स्टेज तक आने के पहले ही अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 268 में बोला जा रहा है कि आप जो है अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दो इफ़ केस अपीयर्स ग्राउंडलेस, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहे हैं हम सेक्शन 268 में। इससे पहले एक सेक्शन है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन 261, 267, और उससे पहले भी जब केस आया है या केस या कंप्लेंट आई है किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास, और तब इफ़ मैजिस्ट्रेट बिलीव्स कि जो चार्जेस लगे हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो क्या हैं, ग्राउंडलेस हैं। अगर ऐसा हो रहा है एंड इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये सेक्शन या इस स्टेज तक आने से पहले ही जो है इस स्टेज पे या उससे पहले ही जब कंप्लेन आई है उस स्टेज पे भी अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, हमारे सब सेक्शन 2 में। दैट इज़ व्हाट गिवन। अगर आप इसको इंग्लिश में काफ़ी नॉर्मल इंग्लिश लिखी है ये, ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इफ़ यू रीड इट वंस यू विल अंडरस्टैंड इट। कि यहाँ पे लिखा है इफ़ मैजिस्ट्रेट कंसिडर चार्ज टू बी ग्राउंडलेस, अगर मैजिस्ट्रेट को जो चार्ज लगा है अक्यूज पे वो ग्राउंडलेस लगता है, मतलब बेबुनियाद लगता है, इवन एट अ प्रीवियस स्टेज, इवन एट अ प्रीवियस स्टेज मतलब इस सेक्शन के इस पॉइंट के पहले भी, इस पॉइंट के पहले भी अगर किसी भी स्टेज पे उसको जो है वो ग्राउंडलेस लग रहा है चार्ज, तो नथिंग इन दिस सेक्शन शॉल प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। मतलब इस सेक्शन में हमने जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट को इस सेक्शन में आके ही उसे डिस्चार्ज करे, वो पहले भी कर सकते हैं। सो नथिंग इन दिस सेक्शन will prevent him from doing so. He can discharge it even before this section. ठीक है, now let's proceed with section 269 which states procedure where accused is not discharged. ठीक है, पिछले सेक्शन में accused discharge हो गया तो केस ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं। ठीक है, अब केस नहीं ख़त्म हुआ, accused नहीं डिस्चार्ज हुआ बिकॉज मैजिस्ट्रेट थिंक्स कि उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो वैलिड हैं और चार्जेस प्रूव हो सकते हैं। अगर दैट इज़ द सिनेरियो तो क्या होगा, केस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमारे 7 सब सेक्शन है। ठीक है, ये काफ़ी है क्योंकि इसके अलावा और कोई ज़्यादा सेक्शंस है नहीं हमारे पास। सब सेक्शन इसमें ज़्यादा है, सेक्शन कम है। देखो ये जो हमारा 269 है ना प्रोसीजर, इसमें हमारे 7 सब सेक्शन है क्योंकि इसके बाद हमारा ज़्यादा
सेक्शन बचे नहीं है, ठीक है। 270 लास्ट है, फिर उसके बाद एक्विटल और कन्विक्शन तो हमने पिछले वाले ट्रायल वाले केस में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमारे सिर्फ कितने दिए हुए हैं, एक और है, उसके बाद 7 सब सेक्शन अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया वो पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। फर्स्ट सेज दैट इफ व्हेन सच एविडेंस हैज़ बीन टेकन और at any previous stage of the case, magistrate is of the opinion that there is ground for presuming accused has committed the offence, that offence is competent to try, which can adequately be punished by him, then he shall frame a charge in writing against the accused. क्या बोल रहा है ये फर्स्ट सेक्शन, बहुत लंबा है। देखो 2-3 चीज़ों को साथ में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इन सब का, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, पहले बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्टेज पे या एविडेंस लेने के बाद, किसका, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया था ना अभी हमने यहाँ पे इस सेक्शन में, तो वही एविडेंस लेने के बाद या कोई भी स्टेज में, कोई भी प्रीवियस स्टेज में जब अक्यूज को मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज ने वो क्राइम किया है, कि कोई ग्राउंड है, कोई वैलिड रीज़न है जिससे कि लग रहा है उसे कि अक्यूज ने क्राइम किया है, अक्यूज हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो मजिस्ट्रेट फॉर प्रिज्यूमिंग द अक्यूज हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, और वो क्राइम जो है वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब एबल है, he is if you like go for the real meaning of competency is efficiency, doing a work which is which is given to you completely and perfectly, ठीक है, उसको competency बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो competency मीन्स कि क्या वो मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है, क्या वो केस की जुरिसडिक्शन मैजिस्ट्रेट के अंडर आती है, उसको कॉम्पिटेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि दैट ऑफेंस के मैजिस्ट्रेट ट्राई करने के लायक है, कॉम्पिटेंसी मतलब लायक है, क्या वो एबल है, क्या वो योग्य है, ठीक है। अब वो फिजिकल कॉम्पिटेंसी में नहीं आता है, या फिर उसमें नहीं आ रहा है कि जज की मेंटालिटी क्या है या वो दिखने में कैसा है, वो कॉम्पिटेंसी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, वो कॉम्पिटेंसी कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट मतलब JMFC सेशंस कोर्ट। मैंने आपको पहले भी ये आई थिंक आई हैव गिवन यू दिस हायरार्की बिफोर ऑल्सो, ट्राइड एक्सप्लेनिंग दिस हायरार्की दैट व्हाट काइंड ऑफ jurisdiction each court can give you. I'll explain it again. यहाँ पे देखो दी हुई है कॉम्पिटेंसी और हायरार्की साथ साथ। देखो सेशंस कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 साल तक दे सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिर्फ 3 साल तक। तो वारंट केसेस में हम इन 3 जजेस, इन 3 कोर्ट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज वारंट्स केस में क्या होता है, 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है ना, तो 2 साल से ज़्यादा सज़ा JMFC ही दे सकता है, JMFC तो दे नहीं सकता। तो ये कॉम्पिटेंट है ही नहीं कोई भी वारंट केस ट्रायल करने के, ओके। दिस कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। कौन सा, JMSC, ये तीनों हैं, ठीक है, क्योंकि वारंट केसेस में 2 साल से ज़्यादा सज़ा देनी होती है तो ये दोनों दे सकते हैं, वारंट केसेस में डेथ पेनल्टी और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना होता है तो सेशंस कोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो दैट हाउ कॉम्पिटेंसी इज़ मेजर्ड, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो ये कॉम्पिटेंट है इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, विच इज़ एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम। एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम मतलब कि अगर कोई केस है जिसमें कि ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, सीवियर है मतलब कि ईदर इट कुड बी मल्टीपल ऑफेंस, या फिर समझ लो फॉर एग्जांपल 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया, ऐसा टाइप का। तो सीवियर ऑफेंस है तो क्या वो JMSC ट्राई कर सकता है, भले JMFC कॉम्पिटेंट है, मतलब कि 3 साल तक वो दे सकता है, तो वो वारंट केसेस ट्राई कर ज़रूर सकता है। बट क्या ट्रिपल मर्डर केस के लिए आप JMFC के पास जाओगे? नो, दैट केस विल बी डेल्ट बाय सेशंस कोर्ट, क्योंकि वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एडिक्वेटली पनिश कर सकता है उसको। एडिक्वेटली पनिश करना मतलब कि ऑफेंस के हिसाब से पनिशमेंट देना, ठीक है, वो JMFC नहीं कर सकता, वो 3 साल से ऊपर सज़ा नहीं दे सकता। तो क्या वो ट्रिपल मर्डर केस को जो है पनिश कर पाएगा एडिक्वेटली उसके हिसाब से? नहीं, राइट, प्रोपोर्शनली वो उसको पनिश नहीं कर पाएगा। तो पहली बात हमारी हो रही थी कॉम्पिटेंसी की। नाउ द सेकेंड इज़ कि वो एडिक्वेटली पनिश करने के लायक भी होना चाहिए मैजिस्ट्रेट मतलब कि कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देन ही शॉल फ्रेम अ चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ओके। तो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द क्राइम। सेकेंड बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है उस ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए। थर्ड, वो एडिक्वेटली पनिश कर पाएगा, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड। एक ही चीज़ को
देखो सिमिलर है बट डिफरेंट भी है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ भूल भी जाए ना कि कॉम्पिटेंसी ट्रायल का भूल जाए तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। बस आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर वो ग्राउंड लेस अपीयर नहीं हो रहा है, अगर उसको ग्राउंड लग रहा है, ग्राउंड मतलब कुछ सबूत, कुछ वैलिडिटी नज़र आ रही है केस में, तो वो सिंपल क्या करेगा, वो करेगा एक चार्ज फ्रेम। मेन जो स्टार है ना इस सब सेक्शन के फर्स्ट के, वो दो चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको ग्राउंड लग रहा है केस में, और दूसरा वो उस ग्राउंड के बेसिस पे चार्ज फ्रेम कर रहा है। ये दो चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच का अगर आप कॉम्पिटेंसी ट्रायबल का एक आध चीज़ भूल भी जाओ तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये वैसे ज़रूरी है बट मेन यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। तो दैट्स द टू थिंग। लेट्स गो फॉर सब सेक्शन 2. व्हाट डज इट सेज? Charge shall be read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty or has defense to make. ये तो हमारे सेशंस ट्रायल और वारंट्स केसेस में भी हो चुका है, ठीक है। सिंपल है, जो भी चार्ज फ्रेम किया है जज ने अब या मजिस्ट्रेट ने, वो चार्ज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा किसको, अक्यूज्ड को, ठीक है। और फिर अक्यूज्ड को आप पूछो कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और ही हैज़ अ डिफेंस टू मेक, ठीक है। अक्यूज्ड को क्यों एक्सप्लेन करना ज़रूरी है? ताकि अक्यूज्ड उसके अगेंस्ट अपना डिफेंस मतलब कि उसके अगेंस्ट अपने आप को बचाव के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। बचाव के लिए वो या क्या एक्सक्यूज़ देगा या फिर क्या रीजंस देगा, तो उसके लिए उसको पता होना ज़रूरी है कि उसके ऊपर क्या चार्ज लगा है। चार्ज मतलब किस सेक्शन के अंडर उसको पनिश किया जाएगा अगर ये ऑफेंस प्रूव हो गया तो, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ही शॉल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज़ अ डिफेंस टू मेक। प्लीडिंग गिल्टी का मतलब है अपनी मिस्टेक को, अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट कर लेना। प्लीडिंग गिल्टी मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि यू हैव डन दी ऑफेंस। यही जो है ये दूसरे सेक्शन में भी जुड़ा हुआ है, थर्ड वाले में, सब सेक्शन में थर्ड में क्या बोला जा रहा है? इफ़ अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मैजिस्ट्रेट शॉल रिकॉर्ड द प्ली एंड कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मतलब उसने अपना ऑफेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टिंग गिल्ट मतलब कि हाँ मैंने ही ये ऑफेंस किया है, ठीक है। प्लीडिंग गिल्टी का मतलब होता है एक्सेप्टिंग योर गिल्ट और एक्सेप्टेंस दैट यू हैव डन द क्राइम। ये कौन करेगा? अक्यूज्ड से ट्रायल चालू होने से पहले पूछा जाता है कि क्या तूने ये क्राइम किया है, सिर्फ येस और नो में। वेदर यू हैव डन द क्राइम, वेदर यू हैव नॉट डन द क्राइम। वो बोलेगा येस दैट येस आई प्लीड गिल्टी, तो क्या होगा? केस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया, उसको सज़ा दे दी जाएगी, जजमेंट में सेंटेंस सुना दिया जाएगा। किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट करता है ये काम। देन वी हैव नो। अगर वो बोलता है कि नहीं मैंने ये क्राइम नहीं किया है तो केस आगे बढ़ता है। नहीं किया है तो वो बोलेगा क्लेम्स टू बी ट्राइड। आई क्लेम्स टू बी ट्राइड मतलब मुझे ट्रायल आगे बढ़ाया जाए और मुझे ट्रायल लड़ना है और मैं अपना डिफेंस दूंगा इस ट्रायल में, ठीक है। तो दैट व्हाट हैपन्स। प्लीडिंग गिल्टी उसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसेक्शन 4 स्टेट्स दैट इफ अक्यूज्ड refuses to plead guilty, doesn't plead or claims to be tried and is not convicted under subsection 3, then he shall state at the commencement of the next hearing or if magistrate thinks fit whether he wishes to cross-examine any of the witness of prosecution whose evidence has been taken. देखो ये तीनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ ये बोली है कि अगर उसने नो किया मतलब कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मेरे पास एक डिफेंस है, मैं वो बताऊँगा। तो अगर उसने नो किया है तो ट्रायल आगे बढ़ेगा और हम सबसेक्शन 4 में जाएंगे, जो कि बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, आपको बताया जाएगा। तो बढ़ने के बाद व्हाट डज हैपन्स कि अगर ये हुआ अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, उसने मना कर दिया कि मैं प्लीड नहीं करूँगा, इनका मतलब बता देती हूँ ऑलमोस्ट सेम है। डजन प्लीड मतलब उसने प्लीड ही नहीं किया, ठीक है, कुछ बोला ही नहीं, येस नो कुछ नहीं बोला। क्लेम्स टू बी ट्राइड मतलब वो बोल रहा है कि ट्रायल आगे बढ़ाया जाए, मेरे पास डिफेंस है। और इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 3। नॉट कन्विक्टेड मतलब कि सबसेक्शन 3 के अंडर उसको सज़ा नहीं दी गई, ठीक है। तब क्या होगा? ही शॉल स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट वेदर ही विश टू क्रॉस एग्जामिन। ओके, वो बोल रहे हैं कि अगर ट्रायल आगे बढ़ रहा है तो मैजिस्ट्रेट को पूछना चाहिए या तो नेक्स्ट हियरिंग में या तो कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल में, कभी भी मैजिस्ट्रेट जब भी नेक्स्ट हियरिंग हो मैजिस्ट्रेट को पूछना चाहिए या फिर उसको खुद ही बता देना चाहिए कि क्या उसको किसी भी विटनेस जो कि प्रोसिक्यूशन ने दिया है उसको क्रॉस एग्जामिन करना है ना। विटनेस दे दिया प्रोसिक्यूशन ने, यहाँ 267 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन जो था उसमें क्या होता है? एविडेंस मतलब क्या होता है? विटनेस, राइट।
तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करके रखती हूँ इसको। देखो, प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 267 में अपने विटनेस दिया। विटनेस मतलब ए समझ लो, पर्सन ए, ठीक है। इसने बोला कि हाँ मैंने उसको क्राइम करते हुए देखा है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 4, ये है हमारा सेक्शन 269 का सब सेक्शन 4। वो क्या बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट पूछेगा किससे, अक्यूज्ड से या अक्यूज्ड के लॉयर से, मोस्टली लॉयर ही होता है, अक्यूज तो क्या ही बोलेगा। वो इससे पूछेगा कि क्या आपको जितने भी, समझ लो इसने 3 विटनेस दिए होंगे, 3 विटनेस किसके, प्रोसिक्यूशन के, ठीक है। एक हो गया जिसने क्राइम होते हुए देखा, एक हो गया जिसने, जैसे अगर मर्डर चार्ज हो तो एक हो गया जिसने मर्डर करते हुए देखा, एक हो गया जिसने मर्डर वाले अक्यूज्ड को वहाँ जाते हुए देखा, और एक हो गया उसने उसके हाथ में जो है उसको हथियार दिया, उसके हाथ में हथियार देखा, ठीक है। तो 3 विटनेस जो है वो भले प्रोसिक्यूशन ने दिए, फॉर एग्जांपल 267 में जो पहले हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अब सब सेक्शन 4 में मैजिस्ट्रेट पूछेगा किससे, अक्यूज्ड से, कि भाई तेरे को इन तीनों विटनेसेस में जो कि प्रोसिक्यूशन के हैं किसी को क्रॉस एग्जामिन करना है, ठीक है। एग्जामिन और एविडेंस तो प्रोसिक्यूशन दे चुका है, बट अब मैजिस्ट्रेट इनसे पूछेगा अक्यूज से कि तेरे को इनमें से किसी को भी क्रॉस एग्जामिन करना है तो बता, ठीक है। अगर क्रॉस एग्जामिन करना होगा तो उसे करने दिया जाएगा, ठीक है। वो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में लिखा है, देखो हो यही रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट सब सेक्शन क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि जब पूछा जा रहा है कि तेरे को क्रॉस एग्जामिन करना है कि नहीं करना, और उसने बोला कि हाँ, देन विटनेस नेम्ड शॉल बी रिकॉल्ड एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन दे शॉल बी डिस्चार्ज्ड। फिर क्या बोल रहा है, फिफ्थ फोर्थ का कंटिन्यूशन ही है। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी विटनेस को उसने बोला कि हाँ, जैसे हमारे पास 3 विटनेस है, उसने बोला कि मेरे को ए को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो क्या ए को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो ए को वापस बुलाया जाएगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ए को छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। 4th 5th क्लियर, कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 6th देखते हैं अब, एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन शॉल बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन दे शॉल ऑल्सो बी डिस्चार्ज्ड। अब बाय चांस प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के टाइम पे अगर कोई भी विटनेस का एविडेंस बच गया हो देना, तो वो भी हम सबसेक्शन 6 के अंडर करेंगे। कोई भी विटनेस अगर बच गया हो, जैसे समझ लो डी विटनेस बच गया, उसका अभी तक हमने एविडेंस नहीं लिया, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने एविडेंस नहीं लिया, तो उसका भी एविडेंस लिया जाए, उसका एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेस, और उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन की जाए, ठीक है, अक्यूज करेगा, और फिर उसके बाद उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 6 बोल रहा है, ठीक है। Now we'll deal with subsection 7. If despite giving opportunity to the prosecution after taking all the reasonable measures, prosecution's witness does not appear for cross-examination under section 5 and 6, it shall be deemed that such witness examination has not been done due to unavailability. Magistrate may close the prosecution's evidence for reasons to be recorded and proceed with case with materials on record. ठीक है, वो क्या बोल रहा है सबसेक्शन 7 में, what it says कि कोई भी रीज़न से अगर बार बार बुलाने पर भी, डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन, बार बार बुलाने पर भी और हर तरीके के हटकंडे रीजनेबल मेजर्स यूज़ करने के बाद, रीजनेबल मेजर्स मतलब समन हो गया, वारंट हो गया, ठीक है, इनको बोलते हैं रीजनेबल मेजर्स कॉलिंग के लिए। इन मेजर्स को यूज़ करने के बाद भी अगर प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन इसको करना था, किसके अंडर, 5 और 6 के अंडर, ठीक है, 5 और 6 के अंडर जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन, 4 5 6 के अंडर जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना था, A B C D, ठीक है, इनको बुलाने पर भी अगर ये नहीं आ रहे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसिक्यूशंस विटनेस डज नॉट अपीयर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन under subsection 5 and 6, then it shall be deemed that such witness examination has not been done due to unavailability.
तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आएंगे ना, तो इनका जो ये एग्जामिनेशन भी होगा प्रोसिक्यूशन, देखो प्रोसिक्यूशन जो है वो एग्जामिन करता है उनको, फर्स्ट एग्जामिन को एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो अक्यूज्ड होता है या जो अक्यूज्ड का लॉयर होता है उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं अपीयर हो रहे हैं इनमें से कोई भी विटनेस, जब इसने बुलाया, अक्यूज ने बुलाया और मैजिस्ट्रेट ने समन भी किया, ठीक है, अगर वो नहीं अपीयर हो रहे हैं तो इनका जो एग्जामिनेशन भी प्रोसिक्यूशन ने दिया होगा ना सेक्शन 267 के अंडर, ये वाले सेक्शन के अंडर, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के अंडर जो उसने एग्जामिनेशन भी दिया होगा ना, किसने, प्रोसिक्यूशन ने, ये भी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ये विटनेस बन रहे हैं ना, अगर ये नहीं आए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, अक्यूज्ड के जब अक्यूज क्रॉस एग्जामिन करेंगे, अगर ये नहीं आए तो इनका ये विटनेस जो है वो टोटली ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, रीज़न क्या दिया जाएगा, अनअवेलेबिलिटी। ठीक है, उस रीज़न के वजह से पूरा इनका प्रोसिक्यूशन का भी जो एग्जामिनेशन हुआ है उसको हम कर देंगे रिजेक्ट, इट शॉल बी डीम्ड। ठीक है, कि उनका हुआ ही नहीं, उनका एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, ये भी अबॉलिश कर दिया जाएगा अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए। यही बोला गया, इफ़ यू रीड इट वंस इट्स सिंपल, यू रियलाइज कि इट्स द मीनिंग इज़ वेरी सिंपल। क्या है, इट शॉल बी डीम्ड दैट सच विटनेस एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन डन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी एंड मैजिस्ट्रेट मे क्लोज द प्रोसिक्यूशंस एविडेंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रोसीड विद केस विद मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड। प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है ये बंद कर दिया जाएगा, भले उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड करने पड़े मैजिस्ट्रेट को। रीज़न रिकॉर्ड मतलब रीज़न देना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को कि क्यों उसने ये किया। ठीक है, वो देना ज़रूरी है। ये फिर से आगे हमारा रीज़न टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसीड विद द केस विद मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड। मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड मतलब जो जो विटनेस का हुआ, जैसे अगर ये नहीं आ रहा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो इसका हटा देंगे, ए बी और डी का रखेंगे। ठीक है, अगर ए बी को क्रॉस एग्जामिन करवाने के लिए आए और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया तो इन दोनों को मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड ये हैं, फिर ये नहीं है, इसको मटेरियल मतलब इसको रिकॉर्ड से ही हटा देंगे, इसके विटनेस को, प्रोसिक्यूशन के विटनेस को। ठीक है, सेक्शन 270 क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स एविडेंस फॉर डिफेंस, अक्यूज शॉल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन डिफेंस एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 266 शॉल बी अप्लाइड टू द केस। सिंपल है, ये तो 2 लाइन का सेक्शन है, ज़्यादा कुछ ले आने हैं, सिंपल है। इट्स गिवन कि एविडेंस फॉर डिफेंस में अक्यूज शॉल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 266 विल अप्लाई टू द केस। क्या दिया हुआ सेक्शन 266 में, मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है, यू कैन वॉच दैट। सेक्शन 266 है एविडेंस फॉर डिफेंस, बट कौन से, एक ही, मतलब केसेज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट की, तो उसी के प्रोविजंस जो हैं इसमें भी अप्लाई होंगे। ठीक है, लास्ट है अपना एक्विटल और कन्विक्शन। एक्विटल कन्विक्शन आई हैव ऑल्सो कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट वारंट केसेज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। I will deal it with here also. क्या बोल रहा है, if any case under this chapter which a charge has been framed, magistrate finds accused not guilty, he shall record an order of acquittal. Accused not guilty जब प्रूव हो रहा है, पूरा ट्रायल खत्म हो गया, ठीक है, डिफेंस भी हो गया, प्रोसिक्यूशन भी हो गया, उसके बाद अगर चार्जेस जो हैं वो नहीं प्रूव हो पाए किसके अगेंस्ट, अक्यूज के अगेंस्ट, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्विटल रिकॉर्ड कर देगा मैजिस्ट्रेट। सेकेंड, where in any case under this chapter magistrate finds accused guilty does not proceed in accordance with provision of section 364 or 401, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass the sentence on him according to law। वो बोल रहा है कि जब पूरा केस ख़त्म हो जाए और मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव हो जाए, वो उसको गिल्टी मानने लग जाए, मानने तो क्या मतलब केस के हिसाब से वो गिल्टी प्रूव हो जाए, तब क्या होगा, मैजिस्ट्रेट इफ़ ही इज़ नॉट प्रोसीडिंग विद सेक्शन 364 और 401, ये सेक्शन दिए हुए हैं BNSS में। 364 है व्हेन द मैजिस्ट्रेट jurisdiction इज़ नॉट सीवियर इनफ, और 401 है आई थिंक ऑन गुड कंडक्ट एंड प्रोबेशन, जब उसको रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये दोनों सिर्फ इसके पार्ट हैं, बट यू डोंट हैव टू रीड इन डेप्थ। अगर आप इसका आंसर लिख रहे हो तो इतना आपको डेप्थ में डील करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट इट कि इन प्रोविजंस में अगर मैजिस्ट्रेट नहीं जा रहा है तो वो क्या करेगा, सिंपली वो अक्यूज्ड को उसके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको आंसर करेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक सेंटेंस पास कर देगा। सेंटेंस मतलब कि पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, जो भी हो सकता है, उसका एक सेंटेंस होता है जो जजमेंट में इंक्लूडेड होता है, सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट,
वो पास कर देगा, ठीक है, बट उसको अक्यूज्ड के क्वेश्चंस जो कि उस सेंटेंस के ऊपर है वो सुनने के बाद, ठीक है. दैट्स ऑल. दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड वारंट केसेस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है. पुलिस रिपोर्ट वाला हमने पिछली वीडियो पे कर दिया है, सो डू वॉच इट इफ़ यू हैवेंट, बिकॉज ये दोनों काफ़ी रिलेटेड है, आसपास भी है, और उसमें मैंने वारंट केसेस में वारंट केसेस कैसे कोर्ट तक पहुंचते हैं वो भी एक्सप्लेन किया. सो इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट वीडियो, please do watch it first and then come here. I hope you have understood what I was trying to convey. Thank you for watching.